हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज तो बड़ी खुशी की दिन है। बिल्कुल पैसेंस रख के, बिल्कुल पैसेंस रख के, जैसे मैं आपको पैसेंस रख के पढ़ाता हूँ। अंत समय में बेटा पैसेंस की परीक्षा होती है, ठीक है। जो सब्र किया, जिसने भी सब्र किया है वो हमेशा मीठा फल चखा है, ठीक है। जिसने भी सब्र किया, आज तक जितने भी लोग सब्र किए हैं वो हमेशा मीठा फल चखे हैं, नो डाउट। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि सब्र करने वाला आदमी को मीठा फल नहीं मिलता है। तो आप भी मीठे फल की अगर उम्मीद करते हैं तो पैसेंस रखना होगा, अंतिम समय तक पैसेंस रखना होगा, क्योंकि रिजल्ट बेटा हमेशा लास्ट में ही आता है। किसी भी चीज़ का रिजल्ट हमेशा लास्ट में आता है। तो आज फिर आपको टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आप लोगों को एग्जामिनेशन का बधाई और शुभकामना देते हुए आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर फिर आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ लेके उपस्थित है। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आपका ब्रह्मास्त्र का अंतिम प्रहार का केमिस्ट्री का ये लेक्चर आपको दिया जा रहा है। और मैं आपको पहले ही विश कर देता हूँ कि आप लोग का कैसा एग्जामिनेशन जाएगा। तो मेरी ये हमेशा से सोच रही है, और कोई भी टीचर जो पढ़ाते हैं बच्चे को तो उनकी ये सोच होती है कि उनका बच्चा बेहतर करे, क्योंकि उनके बच्चे के भविष्य में ही उनका भविष्य छुपा होता है। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे ज़्यादा मुझे आपके रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। तो आप लोग ये इंतज़ार को अधूरा नहीं रखने देंगे, इतना तो हम ट्रस्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको पढ़ाए हैं। तो ऑलरेडी ये उम्मीद करना कहीं से गलत नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे इतना भी उम्मीद ना करूं। तो आप लोग एग्जामिनेशन दे के आएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे बेटा कि कैसा एग्जामिनेशन गया। जिन बच्चे का कमेंट आपका अभी एग्जामिनेशन चलेगा, कल तो हो जाएगा, उसके बाद और जो बच्चे बचेंगे जिनका कल होने के बाद भी बचेगा, मैं कंटिन्यूअसली आप लोग को लेक्चर आपके हिसाब से प्रोवाइड करता रहूँगा जैसे आपको चल रहा है। तो आप बिल्कुल धैर्य रख के, पैसेंस रख के तैयारी करेंगे। जो बच्चे एग्जामिनेशन दे देंगे वो भी हमारे इंटर कनेक्शन में रहेंगे, हमारे साथ बॉन्डिंग में रहेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे। कोई क्या बच्चे हैं, क्या लेना है, क्या करना है, ठीक है, आगे कैसे क्या होगा, इसके लिए भी आप बेहिचक यहाँ से सलाह ले सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ ब्रह्मास्त्र के अंतिम प्रहार में आपको फिर केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेके आपके बीच उपस्थित है। ये लेक्चर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इससे पहले गणित का एक लेक्चर दिया था, वो भी आपको बहुत अच्छा कैलकुलेशन और फॉर्मूला प्रैक्टिस का था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान से देखिए। क्या कहता है कि लीड संचालक, लीड यानी बेटा पीबी, ठीक है, लीड संचालक बैटरी को आवेशित करने पर, लीड संचालक बैटरी जो होता है बेटा वो सेकेंडरी बैटरी होता है, उसको द्वितीयक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक सेल कहा जाता है। वो सेकेंडरी बैटरी होता है, वो आपको रिचार्जेबल बैटरी होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें जो माइक लगा हुआ है तो पीबी स्टोरेज बैटरी होता है, ठीक है, पीबी स्टोरेज, यही आपका पीबी स्टोरेज बैटरी है। ऐसे ही आपका लायन बैटरी भी आता है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जिस बैटरी का इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं इसका ही एक एग्जांपल होता है। तो कहता है कि लीड संचालक बैटरी को आवेशित करने पर, जब हम उसको आवेशित करेंगे यानी उसको जब हम चार्ज करेंगे, बेटा मोबाइल का बैटरी आप चार्ज करते हैं ना, तो वो सब बैटरी जब हम चार्ज करेंगे तो क्या घटना घटेगा, वही चीज़ पूछा जा रहा है। कहता है लीड डाइऑक्साइड घुल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी में, मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, ये भी क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, आसानी से आयंस के फॉर्म में टूट जाता है, और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी उसमें भी होती है, थोड़ा बहुत आयंस में टूटेगा तो स्टोर करके रखेगा। लीड स्टोरेज पर लीड सल्फेट का परत चढ़ जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं। लीड स्टोरेज पुनः, ये क्या होता है आपका, ये ऑप्शन होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है पुनः उत्पन्न हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्या कहता है कि लीड का रिएक्शन लीड ऑक्साइड के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करवाएंगे तो आपका ये रिएक्शन क्या होता है, तो ये बेटा रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं। कैसे रिएक्शंस होते हैं, तो ये आपके रिवर्सेबल रिएक्शंस होते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा, क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। और ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा आपका,
तो रिवर्सेबल रिएक्शंस होंगे, तो रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलेगा और प्रोडक्ट आसानी से किस में बदल जाएगा, रिएक्टेंट में बदल जाएगा। तो लीड का रिएक्शन लीड ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में करवाएंगे तो आपका ये विसर्जन होगा, फिर आवेशन हो जाएगा। इधर से ये विसर्जित करेगा, इधर जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, आसानी से आवेशित हो जाएगा। तो लीड संचालक बैटरी को आवेशित करने से फिर से क्या हो जाता है, H2SO4 उत्सर्जित हो जाता है और फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है बेटा निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। बेटा ऑक्टेन संख्या अगर शून्य होगा तो उसका पावर जो होगा, यानी जो वैल्यू आपका पेट्रोल उट्रोल जो होता है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, उसका डिसीजन उसका ऑक्टेन संख्या करता है। तो ऑक्टेन संख्या किसी भी ईंधन में ये बताता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उसके ऑक्टेन संख्या से पता चलता है। तो ऑक्टेन संख्या पूछ रहा है कि इसमें से सबसे कम किसका होगा, तो हेप्टेन का होगा। यानी ये जितने भी आपको आइसो ऑक्टेन आपको पता होगा कि आइसो ऑक्टेन हो गया, एनहेक्सन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सब इससे ज़्यादा पावरफुल होगा। एन हेप्टेन से क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, इसका शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि जब फिनॉल को जिंक धूल के साथ आश्वित यानी डिस्टिल किया जाता है तो प्राप्त होता है। फेनॉल को क्या करवाना है बेटा, तो बेंजीन में अगर हम OH जोड़ देते हैं हाइड्रोजन हटा के तो यही फेनॉल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, तो यही आपका फेनॉल होता है। ये आप जानते होंगे कि ये आपका क्या है, तो फेनॉल होगा। ऑब्वियसली आप जानते होंगे ये फेनॉल होगा। तो इसका फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो C6H5OH होता है। तो फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, जिंक डस्ट के साथ। बेटा डस्ट के रूप में अगर किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं, क्यों लेते हैं, यहाँ पर जिंक को भी ले सकता था लेकिन धूल के फॉर्म में इसलिए ले रहा है क्योंकि रिएक्शन तेज होगा। जब डस्ट के फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को लीजिएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कैटालाइटिक पावर जो होगा उसका बढ़ जाएगा और उसके बाद अभिक्रिया को क्या होने लगेगा, तेजी से होने लगेगा। वही काम यहाँ पर होगा कि फेनॉल का रिएक्शन हमने क्या करवाया, फेनॉल का रिएक्शन हम जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं, जिंक के धूल के साथ करवाते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन बन जाता है और बेंजीन के साथ साथ यहाँ क्या बन रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि फेनॉल को जिंक धूल के साथ डिस्टिल किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, बेंजीन प्राप्त हुआ और यहाँ एक्सटर्नल प्रोडक्ट में क्या, जिंक ऑक्साइड मिला। तो ऑप्शन क्या था, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, टॉलिन और बेंजीन। तो ऑप्शन क्या होगा, बेंजीन इज द करेक्ट ऑप्शन, बेंजीन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा। कहता है कि आवर्त सारणी के सभी आवर्त के अंत में, आवर्त सारणी जो होगा उसमें प्रत्येक आवर्त के अंत में, ठीक है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंत में, तो आवर्त सारणी जो बेटा होता है आपको शायद पता होगा, तो इसमें ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, ये वर्ग होता है। और ये जो होता है ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिखाया जाएगा अभी हम आपको दिखा देते हैं डिफरेंट कलर से। तो ये जो होता है ये ब्लू कलर वाला, तो ये आवर्त होता है, ये आपके आवर्त होते हैं और ये आपका वर्ग होता है। ये आपका क्या होता है, वर्ग होता है। ऊपर से नीचे वाला वर्ग और हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा क्षैतिज वाला वो आवर्त होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सभी आवर्त के अंत में, तो सभी आवर्त के अंत में क्या पाया जाएगा, तो देखिए पहला नंबर आवर्त जो होगा उसके अंत में क्या पाया जाएगा, तो हीलियम। दूसरा नंबर आवर्त जो होगा उसके अंत में क्या पाया जाएगा, तो नियॉन। तीसरा नंबर आवर्त जो होगा उसके अंत में क्या पाया जाएगा, तो आर्गन। चौथा नंबर आवर्त जो होगा उसके अंत में क्या पाया जाएगा, यहाँ से देखते रहिए, ये अंत का कहानी हम दिखा रहे हैं, सब का अंत का, ठीक है। और ये आपका ऐसे वर्ग हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब चौथा नंबर जब आवर्त होगा तो इसके अंत में क्या पाया जाएगा भाई, तो इसके अंत में क्रिप्टॉन पाया जाएगा। उसके बाद क्या पाया जाएगा, पांचवा नंबर में तो जेनॉन पाया जाएगा, ठीक है। उसके अंत में क्या पाया जाएगा, तो रेडॉन पाया जाएगा। ऐसे करके आपको पाए जाते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इसके आगे कुछ नहीं होता। ये अंतिम आपका इनर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। इनर्ट ग्रुप इसको कहा जाता है, या इसको जीरो ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, या इसी को 18 नंबर ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
18 नंबर ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है, या पी ब्लॉक का 8 नंबर ग्रुप भी हम लोग बोल सकते हैं, पी ब्लॉक का 6 नंबर ग्रुप हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है, तो ये बेटा क्या है वो आप जानते होंगे, ये सारे के सारे इनर्ट गैसेज हैं, नाम से ही क्लियर है क्या है, तो ये सारे के सारे इनर्ट गैसेज हैं यानी अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, तो ये सारे के सारे आपको अक्रिय गैसें हैं। कौन से गैसें हैं, अक्रिय गैस हैं। तो मैंने इसको टिक कर दिया, आया समझ में। कल आप लोग का परीक्षा यानी आज आप लोग का परीक्षा है, मैं तो पहले बता रहा हूं तो आप लोग का परीक्षा होगा ऑलरेडी, लेकिन जिन बच्चे का परीक्षा नहीं होगा एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आप लोग ऑब्वियसली बिल्कुल पैसेंस रख के काम करेंगे, पैसेंस को खोना नहीं है, क्योंकि जो आदमी धैर्य खो दिया वो अधैर्य हो जाता है, और जब अधैर्य हो जाता है तो उसमें काम बिगड़ता है, कभी संभलता नहीं है। और आप लोग तो हमारे बच्चे हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते, कैसे निकल जाएगा पल पता नहीं चलेगा। 2 घंटा का समय है, क्या बड़ी चीज़ है, इतना बड़ी ज़िंदगी काट ली तो क्या हो गया, 2 घंटा भी कट ही जाएगा, चाहे हंस के कटे या रो के कटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि मिथाइल ब्रोमाइड को जिंक के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो मिथाइल ब्रोमाइड को बेटा गर्म करो, मिथाइल ब्रोमाइड यानी क्या, CH2Br2 को जिंक के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो जिंक ब्रोमाइड बनता है, और कौन सा गैस, तो इथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। जिंक ब्रोमाइड और कौन सा गैस बनता है, तो इथेन गैस का फॉर्मेशन आपको हो जाता है। बिल्कुल आपको ये सही ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है वो आपको बताना होगा, क्या बनेगा, तो जिंक ब्रोमाइड आपका ZnBr2 हो गया, बिल्कुल सही चीज़ है। और CH2 यहाँ पर 2 कर दीजिएगा तो C2H2, अच्छा जिंक ब्रोमाइड, ठीक है, C2H2 यानी किसका फॉर्मेशन होगा, तो इसमें आपका फॉर्मेशन कहता है कि मिथाइल ब्रोमाइड को हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या, तो C2H4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जा इसका कहते हैं C2H4 यानी इथिन गैस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, तो इथिन गैस का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा वो आपको हमने दिखा दिया, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे करके तोड़ के आराम से। आपका CH2 है, यहाँ पर 2+ हो जाएगा, यहाँ पर Br 2 है तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, और जिंक को तोड़िएगा तो Zn2+ में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर देगा, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये इसके साथ ही कंपाउंड बना लेगा, और जिंक क्या करेगा, इसके साथ मिलके ZnBr2 आपका कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। यही कहानी आपको दिखाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि बेंजीन में कार्बन की दूरी लगभग होती है। ये जो बेटा आपका बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, तो इसमें बेंजीन में आपको जो बॉन्ड लेंथ दिए गए हैं कार्बन के, और यहाँ पर सम में क्या होता है, तो एक गो हाइड्रोजन होता है, एक गो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है सब जगह, हम निकाल देते हैं हाइड्रोजन एक गो। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आपसे पूछ क्या रहा है जरा वो देखिएगा, पूछ रहा है कि बेंजीन में कार्बन की दूरी लगभग होती है, तो कार्बन के बीच का जो ये डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ होगा कोवैलेंट बॉन्ड का, वो 1.40 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। कितना होगा, 1.40 एंगस्ट्रम होगा, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा था। मैं आपको और चीज़ बता दूं कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया था, शायद याद होगा या नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर ये भी होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, बॉन्ड को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था तो आप एक एक बॉन्ड को घसका भी सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और इसी का बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके, और बीच में डॉटेड लाइन दे देंगे। लेकिन बेटा आपको ये याद होना चाहिए कि इसका बॉन्ड लेंथ सेम होता है, तो आप बीच में जो ये 3 गो लाइन खींचिएगा तो तीनों का दूरी आपको इसके 3 गुना के बराबर होगा। और जब यहाँ पर डॉट डालिएगा ना, ये डॉटवा जो डालते हैं गैप दे देके, वहाँ पर 3 को डालते हैं, ई डॉट डालते हैं तो पूरा मिला देते हैं। तो ये दूरी जो होगा, ये जो आपको मैं दूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये सब कंटेंट आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत मदद करता है, ठीक है।
तो ये जो छोटा छोटा दूरी है ये भी बेटा ये 3 गो जो लेंथ होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसके 3 गो लेंथ के बराबर ही आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो रिंग में पाया जाता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट कहा जाता है बेंजीन को, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। कहता है कि विलय की 1 मोलल सांद्रण वाले विलयन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा। विलय के 1 मोलल, 2 चीज होता है बेटा, एक मोलर होता है, एक आपका मोलल होता है। एक आपका मोलल होता है यानी क्या, एक आपका मोलेलिटी होता है। मोलेलिटी का मतलब होता है मोललता। क्या होता है, मोललता। ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। और एक आपका होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है मोलरता, मोलरता, ठीक है। यह आपका मोलरता होता है। दोनों के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो ये जो मोललता होता है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, यानी विलायक के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का जो भार होगा वो केजी में होगा। अब मोलरिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों का संख्या बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, लीटर में, ये चीज होता है। तो कहता है कि 1 मोलल सांद्रण, तो 1 मोलल सांद्रण है, इसका मतलब क्या, 1 मोल आपका विलय, 1 मोल विलय जो 1 केजी विलायक में उपस्थित है उसी को मोलल सांद्रण कहा जाता है। 1 मोलल सांद्रण कहने का मतलब कि 1 मोल विलय, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए कि चीनी पानी का सॉल्यूशन है, तो चीनी पानी का सॉल्यूशन है तो 1 मोल चीनी 1 केजी पानी में अगर उपस्थित है, 1 मोल चीनी अगर 1 केजी पानी में उपस्थित है, इट मीन्स कि ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है, तो मोलल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, मोलल सॉल्यूशन है। तो पूछ रहा है का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम लोग पढ़े हैं। तो ये आपका विलयन का क्वथनांक उन्नयन जो होगा वो सर्वाधिक होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक आपका इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, एसीटोन दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है और बेंजीन दिया हुआ है। इन चारों में किसका होगा, तो मैंने सबका लिख दिया है, मैंने सबका लिख दिया है। तो इसका C2H5OH का क्या होता है 1.20, CH3CO CH3 का, एसीटोन का क्या हो जाता है, तो इस एसीटोन का आपका हो जाएगा बेटा 1.72, और आपका CHCl3 का, यानी आपका ये ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका क्लोरोफॉर्म सी ऑप्शन है, और ये आपका बेंजीन डी ऑप्शन है। बी ऑप्शन मतलब उल्टा सीधा लिखा गया। एक सेकंड रुको यार, यहाँ पर लिखा हुआ था गलत, वो वहाँ ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर देखेगा तुम लोग तो कहेगा कि सर गलत कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये आपका इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल आपका ए था, यह आपका बी दिया हुआ है एसीटोन, ठीक है, और CHCl3 आपका ये डी है, और ये उधर सी लिखा हुआ है, तो ये आपका सी हो गया, ठीक है। और सबका देख लिए, तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक किसका होगा, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन है, CHCl3 का। CHCl3 यानी क्या, क्लोरोफॉर्म का सबसे ज़्यादा है, 3.88 आपका क्वथनांक उन्नयन होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा। कहता है स्ट्रोंशियम 1938 की अर्ध आयु 20 वर्ष है। स्ट्रोंशियम 1938 की अर्ध आयु 20 वर्ष है। यदि इसका एक नमूना जिसकी प्रारंभिक एक्टिविटा आपको 8000 विघटन पर मिनट हो तो उसकी 80 वर्ष पश्चात एक्टिविटा होगी। तो 80 वर्ष पश्चात क्या कहता है, तो अर्ध आयु काल की संख्या जो होता है बेटा T/T1/2 होता है। यह आपका n दिया हुआ था, तो NT आपको कितना हो जाएगा 8000 बटा कितना आ गया 8000 बटा 16। 8000 बटा 16 इसको काटिएगा तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 500 विघटन पर वर्ष। क्या होता है कि अर्ध आयु काल की संख्या अगर निकालेंगे, जो अर्ध आयु काल कितना होगा, कितना अर्ध आयु काल होगा, तो वो T/T1/2, यानी ये आपका फुल लाइफ है, ये आपका हाफ लाइफ है, ठीक है। तो फुल लाइफ जितना टोटल समय काल है, उस टोटल समय काल को अर्ध आयु काल से भाग दे दीजिए। अर्ध आयु काल से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। जैसे मान लो कि अभी सरकार हमारा उम्र, यानी जो मनुष्य है उसका उम्र भारत सरकार फिक्स कर दिया है 60 वर्ष, रिटायर कर देता है, रिटायर कर देता है। कोई आदमी कितना जिया, तो कोई आदमी मान लो कि जी जाता है 240 वर्ष, तो पूछेगा वो अपने अर्ध आयु
काल का कितना मतलब वो अपने कितना अर्ध आयु काल जिया वो आदमी, तो आपका टोटल उम्र कितना है, वो 240 बरस बाद मरा है, ठीक है। और सरकार घोषित किए हुए कि आपका पूरा काल जो है वो 60 ही बरस है, तो 60 बरस का आधा क्या होगा 30, तो कितना अर्धकायु काल होगा, तो 24 को 30 से यानी 240 को क्या कीजिएगा 30 से भाग दे दीजिएगा, तो 240 को 30 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इट मीन्स क्या, वो 8 अर्ध आयु काल जीने का काम किया, 8 अर्ध आयु काल जिया। तो टोटल वही चीज दिया हुआ है कि टोटल काल में अर्ध आयु काल से भाग दे देंगे तो n बराबर कितना दिया हुआ है 80/20, और NT निकालेंगे तो N0/16 दिया हुआ था, मैंने काट दिया, जो आंसर आया वो आपको निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि जर्मन सिल्वर, क्या कहता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में बेटा, जर्मन सिल्वर जो होता है वो एक्चुअल में सिल्वर नहीं होता है, चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर, सिल्वर दे दिया है नाम है, तो सिल्वर का मतलब वो चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो आपके मिश्र धातु होते हैं, वो आपका क्या होता है, तो मिश्र धातु होता है। तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु किसको कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे धातुओं का मिश्रण होता है, जो बहुत सारे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। तो आपको कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत है, तो सिल्वर का प्रतिशत कितना होगा, तो सिल्वर पाया ही नहीं जाता है, उसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता है, नाम है तो सिल्वर क्या होगा 0। तो आखिर सिल्वर 0 है तो अच्छी बात है कि 0 है, तो सिल्वर छोड़ के आखिर क्या सब पाया जाता है और किस अमाउंट में पाया जाता है, तो वो भी हम बताए हैं कि मिश्र धातु, इसमें कॉपर आपका कितना 36% पाया जाता है, जिंक आपको 24% पाया जाता है, और निकल कितना, तो ये आपका कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। कॉपर जिंक और निकेल का क्या होता है, मिश्र धातु आपको जर्मन सिल्वर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है 56%, जिंक 24% और निकेल कितना मात्र 20% पाया जाता है, ठीक है। और इसमें सिल्वर का अमाउंट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर 700 mmHg दाब पर 200 मिलीमीटर आयतन घेरती है। समान ताप पर यदि दाब को 1000 मिली Hg तक बढ़ाया जाए तो इस पर गैस का क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको एक फार्मूला हमने बताया था, बॉयल्स लॉ का सीधा इस्तेमाल कीजिए। किसका, तो सीधा इस्तेमाल कीजिए P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड 273 प्लस 25 कितना हो जाएगा 298 केल्विन आपको टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। तो P1 V1 किसके बराबर होगा P2 V2 के। तो P1 आपका कितना दिया हुआ है बेटा, इसमें जरा गौर से देखो तो P1 कितना है, P1 दिया हुआ है आपको 700 mm दिया हुआ है, और V1 कितना दिया हुआ था, तो पर 200 ml, तो ये आपका 200 ml है, ठीक है। और P2 आपको कितना दिया गया है, तो 1000 mm, तो ये आपका 1000 हो गया। तो पूछ रहा है कि V2 क्या होगा, तो निकाल दीजिए फटाफट। V2 बराबर क्या हो जाएगा 700 गुने 200 बटा कितना हो जाएगा 1000, बटा कितना हो जाएगा 1000, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 7 दूनी 14, यानी कितना आ गया 140 ml होगा। कितना ml होगा, तो मात्र 140 ml होगा। उम्मीद है आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली क्या आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा। ये भी आपको बहुत ही जबरदस्त एक क्वेश्चंस बेटा इसके बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार और कहता हूँ आप लोग को कि जितने भी बच्चे हैं आप लोग बिल्कुल एकदम, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी कंटिन्यूअस क्लास आपका चलता रहेगा। अभी तो आपका केमिस्ट्री लगभग आप देखे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगभग इक्विवेलेंट पकड़ आप देखे होंगे कि हमारा लगभग सभी विषयों पर कैसा पकड़ है वो आप देख लिए। केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को बहुत मैच्योर कर दिया, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फंडामेंटल बेटा बेसिक एक बहुत अच्छा चीज़ लाने जा रहा हूँ, वो उसके विषय में मैं बता दूं कि आपको इसके बाद जो मैं एक सीरीज लाने जा रहा हूं उसमें आपको बताएंगे मैथ्स टू ऑल के विषय में। मैं आपको एक तो मैथमेटिकल डायलॉग का देखे होंगे आप लोग कंटेंट, आप लोग तो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स टू ऑल का कंटेंट मैं आपको लाने जा रहा हूं, ठीक है। मैथ्स टू ऑल कहने का मतलब ये हुआ कि सभी के लिए जो गणित होते हैं, तो गणित की आवश्यकता जीवन में सबको पड़ता है, गणित की आवश्यकता जीवन में सबको पड़ता है।
तो मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि आप लोग हमसे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं, नो डाउट कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग को एक्चुअल में जोड़ घटाव गुना भाग अभी तक नहीं आता होगा। आप लोग को एक्चुअल में जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता होगा। मैं जो ये कंटेंट लाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है। ये आप लोग को अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसे ही कुछ बोले जा रहे हैं, जब मैं वहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊंगा, और क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपका जब तैयारी करवा रहा था, जो झारखंड के बच्चे थे, बिहार के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे परीक्षा उस समय प्रिपरेशन कर रहे थे, उस दौरान भी हम लास्ट में क्या किए थे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया करते थे। ठीक है, जैसे आप लोग को मैं अगर बता दूं कि अगर किसी बच्चा से आप अगर पूछते हैं कि बेटा √2 को √-3 से अगर गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, तो वो बच्चा झट से, या -2 को √-3 से गुना कर दे तो आप फटाक से बोल दीजिएगा कि ये 6 होगा। आप ऑब्वियसली ऐसा आंसर बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, यह आपको जानकारी में होना चाहिए। -√2 को -√3 से अगर गुना करेंगे, ठीक है, √-2 को √-3 से गुना किया जाएगा तो +6 कभी भी नहीं आता है, ये संभव नहीं होता है। तो आप अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है। ऐसे इतना ही नहीं, मैं आपको बहुत ऐसे कंटेंट लाऊंगा, ऐसे कंटेंट लाएंगे जिसको आप पढ़िएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़बरदस्त सुपर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 चीज़। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको केमिस्ट्री जो साइंस के पेपर होंगे, मैथ के लिए तो मैंने बता दिया, साइंस का जो पेपर होगा उसमें बेटा बेसिक्स लाया जाएगा। 12 वाला घबराइएगा नहीं। जितने बच्चे 12 के होंगे, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे होंगे या हमसे जुड़ने में बहुत लेट कर दिए होंगे, तो घबराना नहीं है। मैं 12 का भी प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे ही कराते हुए नजर आऊँगा। एक एक चीज़ आपके स्टेट की बात बता दे, तो जहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं आप हमको केवल कॉन्सेप्ट भेज दीजिएगा कि सर, केवल टॉपिक भेज देना कि सर ये टॉपिक हमको पढ़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस कॉन्टेक्ट का, उस टॉपिक का तुमको विदिन 24 या 48 आवर्स, ठीक है, 24 से 48 घंटा के अंदर जो ऑनलाइन सर्विस होता है, वैसे उस कंटेंट का लेक्चर आपको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, नो डाउट। ये बेटा ब्रेन है, इसमें बहुत कुछ स्टोर किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरिंग पावर है इसका स्टोरेज जीबी में नहीं है, इसका स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्लॉपी वो भी हैंग करता है, इसको हैंग नहीं करने देते हैं, रात दिन तो कामें करते रहते हैं, फिर भी इसका स्टोरेज पावर इतना बढ़ा चुके हैं जिसका अंदाज़ा तो आप लोग कर ही लिए होंगे। खैर बहुत छोटी चीज़ है। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैं और भी बहुत सारे कैटेगरी का बहुत सारे कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, आप लोग केवल हमारा ये देख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग के प्रिपरेशन के बाद ही, क्योंकि एक समय में एक ही काम हो तो बेहतर रहता है, उसका अभी टाइम है, तो वो भी आपको लाया जाएगा। तो मैथ्स टू ऑल करके एक सीरीज लाएंगे, और उसके बाद बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में आपको तो पहले हम शब्द का दर्शन करवाएंगे, क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ अभी नहीं पता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि आप इस वक्त और इस कगार पर मिले हैं कि मैं उतना परिचय आपसे नहीं कर पाया। ये एग्जामिनेशन का दौर था, ठीक है, ये एग्जामिनेशन का दौर था और कंटिन्यूसली एक ऐसा पीरियड चल रहा था कि जिसमें मैं आप लोग को ना अपने आज तक आप लोग ये जानते होंगे कि बस सर शारदा क्लास में पढ़ाते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन आज तक नहीं जानते होंगे आप लोग कि मेरा नाम क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ से क्या किया हूँ, अभी तक आप लोग को कुछ भी नहीं पता होगा। बस ऑब्वियसली ये जानते हैं, तो काम से ही लोग को जानना चाहिए नाम में क्या रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। जब हम आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे तब आपको हम सिखाएंगे। किसी इंसान का नाम कुत्ता रख दो तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे कुत्ता का गुण उसमें आ जाता है। एक चीज़ गेस कर लेना। इसीलिए पहले का लोग क्या किया करते थे कि जब कभी बच्चे का नाम रखते थे तो गॉड के नाम से, भगवान के नाम से रखा करते थे। महादेव, शंकर, हनुमान, रामचंद्र, ठीक है, कृष्ण कुमार, ठीक है, कन्हैया, ये सब रखा करते थे। नहीं, सुदामा, कभी किसी का नाम रावण नहीं सुना होगा, कभी किसी का नाम मंथरा नहीं सुना होगा, कभी किसी का नाम कैकई नहीं सुना होगा। ये सब ऐसे लोग हैं जो शब्द को भी बदनाम कर गए। जो शब्द है, उस बेचारे शब्द का क्या दोष था, कैकई शब्द का कोई दोष था जो आज इतिहास से मिटने जा रहा है, आज तक उसका चर्चा बुक में भी नहीं होता है। बस ये एग्जाम्पल और मिसाल देने के लिए हमेशा निगेटिव रूप में होता है, पॉजिटिव रूप में हमने बताया
नहीं ना बताया, हम भी नेगेटिव रूप में बताएं तो ये भी बेटा डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ आप भी कुछ ऐसे कर जाएंगे। अब मान लो कि कोई आपके पास पड़ोस या गांव में ही फलान नाम का कोई आदमी है जिसका नाम मान लेते हैं कि कुछ भी नाम उसका रखा गया, ठीक है, शिवसेना नाम उसका है, ठीक है, या उसका नाम मान लो कि सूरसेन है, ठीक है, और सूरसेन नाम का आदमी जो है सो बहुत ज़्यादा, भीमसेन उसका नाम है, और बहुत ज़्यादा आतंक करेगा, यानी बहुत गलत नेचर का रहेगा, इधर उधर करेगा, बदमाशी शैतानी करेगा, तो दूसरा गार्जियन कभी भूल के भीमसेन उसका नाम नहीं रखेगा, नहीं। तो ये सब होते हैं, तो आप इस चीज़ को माइंड करेंगे तो मैथ्स टू ऑल आपको लाया जाएगा, ठीक है। इसका हो गया, और बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट का उसका हो गया 11 12 का। तो आप लोग का जो भी होगा, तो जितने कंबाइंड सिलेबस होंगे स्टेट का वो तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप लोग का, आपके राज्य का, आपका जो प्रॉपर सिलेबस होगा मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तुम लोग बहुत कॉपरेट किया हमको यार, बहुत कॉपरेट किया, मानना पड़ेगा। मैंने भी आपको कॉपरेट किया है, ऐसा नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से चुटकी बजाया जाता है बेटा, बहुत चुटकी, बस इतना ही, इससे काम थोड़े चलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी बहुत अच्छा अम्ल कौन होगा, तो प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच का मान बहुत कम होगा, जिसका पीएच का मान क्या होगा, बहुत कम होगा, नहीं, पीएच का मान 1 हो, 2 हो, या फिर प्रबल अम्ल होगा जो आसानी से ज़्यादा संख्या में H+ आयन को दे दे, आसानी से ज़्यादा संख्या में किसको दे दे, H+ आयन को दे दे, या दूसरे शब्द में कह सकता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जिसके पास बहुत ज़्यादा हो। तो दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बहुत तेजी से और आसानी से जल में क्या मिल जाए, वो भी आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो जो जल में अधिक आयनिक होता है, यानी तेजी से आयनिक फॉर्म में मिल जाए, वो भी आपको प्रबल आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 58.5 ग्राम NaCl में एक सेलों की संख्या है। क्या कहता है कि 58.5 ग्राम आपका NaCl दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें एक सेलों का संख्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो इसमें होंगे वो आपको बताना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होगा वो आपको बताना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको कुछ फार्मूला दिया है, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आप इसको यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप समझिए, क्या कहता है कि अणुओं की कुल संख्या, किसका कुल संख्या, तो अणुओं की कुल संख्या, अणुओं की कुल संख्या जो होगा, क्या अणुओं की कुल संख्या जो होगा वो आपको किसके बराबर होंगे, तो जो सेल में उपस्थित किसके बराबर होगा, सेल में उपस्थित अणु आगुने, सेल में जो अणु उपस्थित होगा सो आगुने क्या, इकाई सेल की संख्या, किसका संख्या, तो इकाई सेल का संख्या, जो एक सेल है, ये आपका एक सेल कहने का मतलब बेटा यूनिट सेल, ठीक है। तो एक सेल की संख्या, एकक सेल की संख्या, तो अणुओं का संख्या क्या होगा, सेल में उपस्थित अणु का संख्या, अब बटा कहते हैं, गुने क्या, इकाई सेल का संख्या के बराबर होता है। तो अब आपको सेल में कितना उपस्थित है वो आपको निकालना होगा। सेल में जो है तो आपका अणुओं की कुल संख्या आपको कितना है, तो वो अणु का कुल संख्या आपको निकालना होगा। तो NaCl का संख्या निकाली, तो NaCl का मास, तो Na का कितना होता है बेटा 23 होता है, और Cl का कितना होता है 35.5 होता है। इन दोनों को आप अगर जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, 58.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा NaCl का नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है 58.5, मॉलिकुलर वेट कितना आया आपका, तो 58.5 आया था, कितना मोल हो गया, 1 मोल। तो 1 मोल में अणुओं का संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 मोल में जो आप अणु होंगे वो आपको कितने होंगे, 6.022 एवोगाड्रो संख्या इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अणुओं का संख्या निकल गया, क्या निकल गया, अणुओं का संख्या आपको निकल गया, क्या निकल गया, अणुओं का संख्या आपको निकल गया। तो कुल अणुओं का संख्या, तो आपको जो निकालना था वो हमने आपको बता दिया। तो NaCl दिया हुआ है इतना ग्राम में इतना अणु हो गया, ठीक है। तो NaCl में 4 NaCl इकाई सेल पाए जाते हैं। अब देखिए आपका जो NaCl होता है ये आपको सॉलिड स्टेट, जो बच्चा 12 का होगा उसको पता होगा कि NaCl में जो यूनिट सेल होता है, तो अणु का संख्या ये निकाल लिए, और इकाई सेल जो पाया जाता है NaCl में, इकाई सेल
वो बेटा 4 गो पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है? 4 गो पाया जाता है। ठीक है, तो सेल में उपस्थित अणु का संख्या पता चल गया, और उसके बाद आपको इकाई सेल आपको कितना होगा तो वो आपको पता चल गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको पता चल गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो कहता है एक एक सेल की संख्या कितना होगा वो आपको निकालना है। तो 6.022 दिया हुआ है, बटा कितना, तो कहता है कि नंबर और NaCl में 4 NaCl इकाई, 4 NaCl इकाई सेल में होती है। ठीक है, तो 4 NaCl इकाई सेल में एक ठो होगा, तो अब इसका इकाई सेल में इतना होगा 4 गो में, तो ये आपको दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब ये हो गया कि टोटल अणुओं का संख्या आपका कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। और एगो जो NaCl आपका होता है, तो सेल में उपस्थित अणु जो होगा, सेल में कितना अणु उपस्थित होता है, 4 गो आपका अणु उपस्थित होता है NaCl का। तो इसमें पूछ रहा है कि यूनिट सेल जो होगा, यूनिट सेल की संख्या क्या हो जाएगा, तो वही पूछ रहा है। तो यूनिट सेल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल डायरेक्ट लिख देंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻23। 10 टू दी पावर कितना, तो 23, 10⁻23 और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। भाग दो इसको, 4.4, 4 5 जा 20 रहने दो, इंटू कितना 10⁻23, तो 1.5 इंटू 10⁻23। अब आपको मैं समझाता हूँ कि NaCl आपको दे दिया, तो NaCl का मास निकाल लिए, इसका मास दिया हुआ था, इसके मास से भाग दिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। ठीक है, तो जब मोल निकल गया तो NaCl में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो NaCl में कुल मॉलिक्यूल्स का संख्या इतना आ गया। और सेल में उपस्थित कितना अणु है NaCl का वो निकालना है। तो सेल में जो अणु उपस्थित है वो हमने लिखा है कि NaCl में एक NaCl जो होता है, एक सेल जो होता है उसमें NaCl के 4 गो अणु पाया जाता है। तो अणु कितना हो गया, 4 गो, तो नंबर 2 चीज पता चल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा। कहता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म अभी एग्जांपल दिए थे CHCl3। क्लोरोफॉर्म जब एनिलीन तथा एल्कोहलीय KOH से अधिकृत होता है तो बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म बेटा क्या होता है, CHCl3, और एनिलीन क्या होता है, तो C6H5NH2, और KOH को हीट जब करवाते हैं तो आपको KCl पोटेशियम क्लोराइड वाटर, और आपका क्या बन जाए है, पोटेशियम क्लोराइड वाटर, और C6H5NC का यानी फेनाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये क्या है आपका, तो ये आपका फेनाइल आइसोसाइनाइड होता है, फेनाइल आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है, क्या होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर जब इसका बनाइएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके कहीं भी लगा सकते हैं, ये NC होता है। ठीक है, ये आपका आइसोसाइनाइड होता है। तो फेनाइल आइसोसाइनाइड को CHCl3 को किसके साथ, तो अमाइंस के साथ, एनिलीन के साथ। एनिलीन आपका ये होता है बेटा, एनिलीन, इसका स्ट्रक्चर भी देख देते हैं, NH2 आपका ये हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, CH हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, KOH तो जानते ही हैं, KCl हो गया, H2O हो गया। ठीक है, तो आपका क्या कहता है कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब हम लोग एनिलीन के साथ और KOH के साथ करवाते हैं तो फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि डाई इथाइल ईथर को सांद्रित HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर मिलते हैं 2 मोल। क्या मिलता है, 2 मोल। तो क्या कहता है, पहले तो डाई इथाइल लिख दो ईथर, तो डाई C2H5O C2H5O, ये डाई इथाइल ईथर आपको दिया हुआ है। इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के उपस्थिति में, और कैसा हाइड्रोजन आयोडाइड, तो कंसंट्रेटेड, नीचे लिखा गया है कंसंट्रेटेड, कहने का मतलब ये जो होगा आपको सांद्रित होगा। क्या, तो सांद्रित आपका हाइड्रोजन आयोडाइड के उपस्थिति में डेल्टा हीट मतलब क्या, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो इथाइल आयोडाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, तो इथाइल आयोडाइड बन जाता है, और आपको वाटर बाहर निकल जाते हैं, जल क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आपसे वही पूछ रहा था, तो बना क्या, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत,
आज देखिए अब क्या कहता है कि रक्त को शुद्ध किया जा सकता है। क्या किया जाता है बेटा? खून जो होता है, खून नाम सुना है, दूगो खून होता है, एगो खून मतलब खून कर देना, एगो खून मतलब होता है जो शरीर में खून पाया जाता है, ब्लड वो होता है नहीं, एगो खून होता है जिसमें 302 धारा लगता है। ठीक है, तो हम उस खून की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस खून की वो इतिहास में पढ़ाया जाता है, ये साइंस में पढ़ाया जाता है, ये जो खून है वो साइंस में पढ़ाया जाता है। क्या कहता है कि रक्त को शुद्ध किया जा सकता है। जो आपके रक्त होते हैं, ब्लड होते हैं, उसको आप शुद्ध करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस की आवश्यकता होती है, अपोहन से, अस्कंदन से, उसके बाद आपका विद्युत परासरण से और निस्पंदन से। तो रक्त को कैसे शुद्ध करेंगे? तो रक्त को जो शुद्ध किया जाता है वो बेटा किस प्रोसेस से किया जाता है? तो वो आपको अपोहन प्रोसेस से किया जाता है। किस प्रोसेस से रक्त को शुद्ध करते हैं? तो रक्त को शुद्ध हम लोग किस प्रोसेस से करते हैं? तो रक्त को हम लोग अपोहन प्रोसेस से शुद्ध करते हैं। किससे शुद्ध करते हैं? अपोहन प्रोसेस से। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है ये लिखा गया है, घस दिया है बच्चा सब। अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, HNO3 होगा यहाँ। ठीक है, कहता है कि यौगिक जो निम्न ताप पर जलीय HNO3 से अभिक्रिया करके तेलीय यानी वाइली नाइट्रोसो अमीन बनाता हो। तो आपका क्या है? तो मैंने ले लिया HNO2। HNO2 था बेटा, ये क्या है? तो HNO2 था। क्या है? HNO2 है, HNO2 है। तो ये आपका HNO2 यानी जलीय HNO2। तो HNO2 के साथ जलीय HNO2 यानी HNO2 जो है वो आपको इथाइल के साथ यानी NH2NH2NC के साथ यानी क्या नाइट्रो अमीन, क्या कहता है? नाइट्रोसो अमीन, नाइट्रोसो अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं जब HNO2 का, तो मिलता क्या है? तो हमको ये मिल जाता है और इसके साथ क्या बन जाता है? तो वाटर बन जाता है। तो ये जो मिला, ये क्या मिला बेटा? तो इसको हम लोग बोलते हैं डाईमिथाइल अमाइन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? डाईमिथाइल अमाइन आपको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाईमिथाइल अमाइन आपको बनता है। एक मिनट रुक जाओ, क्या कह रहा है कि यौगिक जो निम्न ताप पर जलीय HNO2 से अभिक्रिया करके तेलीय नाइट्रोसो अमीन बनाता है। अच्छा, उल्टा रिएक्शन है बेटा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। एक सेकेंड इसको ऐसा करो, मैं आपको इसको समझा दूँ थोड़ा ठीक से। ये थोड़ा घिचपिच हो गया है, घिचपिच हो गया है ना। तो आपको दिया हुआ क्या है इसमें? तो HNO2 दिया हुआ है। तो आप लिखिए इसको, क्या लिखिए? तो HNO2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? HNO2 लिख दीजिए। ठीक है, और HNO2 का रिएक्शन करवा देना है किससे? तो वाइली आपका वाइली HNO2 क्या कहता है? यौगिक जो निम्न ताप पर जलीय HNO2 से अभिक्रिया करके तेलीय वाइली ये बना लेता है, उसका रिएक्शन क्या होगा? तो आपका यहाँ पर HNO2 लिख दीजिए। ठीक है, और इसका रिएक्शन करवाना है हम लोग को नाइट्रोसो अमीन के साथ, नाइट्रोसो अमीन के साथ करवाना है। तो नाइट्रोसो अमीन के साथ जब आप करवाइएगा तो आपका वह है डाईइथाइल अमीन का फॉर्मेशन होता है, N2O और H2O। ठीक है, ठीक है, N2O और H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका बिल्कुल क्या था? करेक्ट था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा क्वेश्चन था इस प्रकार आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो आपके बीच ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा जो आपका केमिस्ट्री का लेक्चर था, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर था। अब आप लोग क्या कीजिएगा, मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ लेके आया हूं। अब आप लोग का परीक्षा ख़त्म हो रहा है और जो बच्चे जिनका परीक्षा अभी बचा हुआ है तो मैथ्स टू ऑल बेटा लाया जाएगा। आप लोग कहीं भी पढ़ें, कुछ भी रहे, लेकिन आप इस कंटेंट को छोड़िएगा नहीं। ये सभी के लिए मैथ्स होगा, जिसमें मैं आपको 7 टू लेके बेसिक्स हमारा 7 टू लेके आपको IIT लेवल तक का कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाएगा। 7 टू IIT का मैथ्स टू ऑल में 7 टू IIT का कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट डाला भी है कि पाई बेटा जो होता है, मैं आपको कुछ समझा दूं कि पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक तो बहुत कुछ आप लोग को सिखाए हैं, लेकिन बाइली ये सब सिखाने का मौका अब मिलेगा हमको। तो पाई आपका क्या होता है? तो बेटा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ये आप जानते होंगे।
लेकिन अपरिमेय संख्या आपका पाई होता है, लेकिन 22/7 जो होता है ये क्या होता है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अपरिमेय और परिमेय है, होता है, बिल्कुल होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन पाई और अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं होता है। लेकिन किताब लिखता है पाई बराबर 22/7, क्यों लिख देता है, कभी सोचा? मैथमेटिकल डायलॉग में जाके देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ अगर जोड़ा जाता है तो बेटा हमेशा रेशनल आता है। क्या आपने ये कभी सोचा कि रेशनल रेशनल को जोड़ते हैं तो इरेशनल भी आता है? मैथमेटिक्स में बहुत चीज़ बेटा है। जैसे आप लोग को शायद आपको मैं बता दूं कुछ और चीज़ें तो आपको समझ में आए या नहीं आए। जैसे आपसे कोई पूछ दे, कहीं पे अगर क्वेश्चन आता है कि 7 यानी 7 आप प्लस 5i, जो बच्चा इंटर का होगा, ठीक है, वो समझेगा, वो आपको 5 + 2i से ग्रेटर है, ठीक है, या 9 + 11i जो है वो आपको किससे, तो फिर 15 + 2i से छोटा होगा, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको ऑप्शन दे दे तब भी आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे अगर पूछ दे कोई अगर पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में कौन सही है, और एक ऑप्शन दे दे आपके पास, हम 4 ऑप्शन देते हैं, पाई बराबर 22/7, दूसरा ऑप्शन हम दे दे कि पाई ग्रेटर्स देन 22/7, और तीसरा ऑप्शन हम दे दे कि पाई लेस देन 22/7, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हम दे दे कि नन ऑफ द, जिसमें से कोई नहीं, तो 90% बच्चा इसको टिक करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 90% बच्चा उसको टिक करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको अभी तक आप ऑब्वियसली नहीं जानते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, जैसे आपको कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे x + y + z, आपको x + y + z आप बराबर, आपको मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है, ये आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब भी आप लोग नहीं जानते होंगे कि एक ही इक्वेशन हो, बहुत सारे चर हो, बहुत सारे वेरिएबल हो, तो क्या बनाएंगे। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम बिल्कुल पैसेंस के साथ ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अपने गुरु पर भरोसा रखो। हमको तो पूरा भरोसा होता ही आप लोग पर। कमेंट करके बताइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में शांति से जाइएगा, कहीं कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप लोग परीक्षा दीजिए, आप लोग को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, वेट करेगा, रुकेगा नहीं, वेट करेगा, देखना है, छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। फिर से बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जामिनेशन।